सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो कि केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कर्मचारियों के मसले पर काम करता है, उसी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के नवनियुक्त न्यायाधीश राजेंद्र डोगरा इस समय हमारे साथ हैं। और सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका 25 सालों का लॉ का अनुभव, आप वकील भी रहे, आपने बीएससी किया, आपने इंग्लिश लिटरेचर में एमए भी की, आपने पत्रकारिता भी की, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी फिर ये लॉ और आपने इतनी फील्ड को क्यों चुना, जबकि लास्ट में तो अब आप जज बने हैं। तो क्या करियर कन्फ्यूजन था या फिर इसके पीछे क्या कारण था? नहीं, ऐसा नहीं था, कैरियर कन्फ्यूजन था नहीं। जब मैं एक बार लॉ में आया, पहले जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, दैट वाज मेरा शुरू से एक उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन की जाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियाँ ली जाए। मैंने बीएससी की, एमए इंग्लिश की, लॉ किया, बीजेएमसी की और पीजीडीएमसी की, एंड योगा में मैंने ये किया, जर्मन लिटरेचर, जर्मन लैंग्वेज में मैंने डिप्लोमा किया। मतलब वो जो है यूनिवर्सिटी में थोड़ा उसमें रहने के लिए भी, हॉस्टल रिटेन करने के लिए, क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन। हाँ, जब मैं लॉ में आया तब मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं बार से एक बेंच तक पहुंचने का एक उद्देश्य। वकालत का आपने जिक्र किया, क्योंकि आप हाई कोर्ट के वकील भी रह चुके हैं, लेकिन आपसे मैं एक और बात जानना चाहूँगी। जिस तरह हम वकीलों को लेकर बात करते हैं, वकीलों का लोगों के साथ जो समन्वय है वो ठीक रहता है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो न्यायाधीश हैं वो आम लोगों से थोड़ा किनारा करते हैं। क्या ये बात सच है? और अगर किनारा करते हैं, या हम यूँ कहते हैं ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, इसका क्या कारण है? हाँ, ये होना भी चाहिए। थोड़ा न्यायाधीशों को थोड़ा अपना अलग से ये रखना पड़ता है, क्योंकि उन पर भी सोशल ये रहता है कि नहीं तो यहाँ पर उनके अगेंस्ट बेचारे ईमानदार लोग होते हैं और उन पर एलिगेशन लग जाते हैं। अगर ये आम आदमी से या वकीलों से इस तरह से मिलते रहेंगे, कई उसका मिसयूज़ कर देते हैं और उनके नाम से पैसे खाने शुरू हो जाएंगे। इसलिए दैट इज़ द ये कि उनको अपना थोड़ा अलग तो रखना पड़ेगा अपना को। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, नियुक्ति कैसे होती है? आप लोगों का भी इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, या फिर क्योंकि राष्ट्रपति ने आपके नाम की तो प्रस्तुति की है, लेकिन इससे पहले का प्रोसेस क्या रहता है? ये एक बहुत टफ प्रोसेस है मैम, जिसमें कि मिनिमम जब एक पूरे ऑल ओवर इंडिया से कम 1000 से 1200 एप्लीकेशन के करीब इसमें लोगों ने अप्लाई किया जब ऑनलाइन किया है। उतने के बाद सर्च कमेटी होती है जो इस पर इसकी स्क्रूटनी करती है और शॉर्ट लिस्टिंग करती है। दैट इज़ हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज, और 2 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती हैं, दैट इज़ द सेक्रेटरी पर्सनल एंड सेक्रेटरी लॉ एंड द चेयरमैन ऑफ द कैट। दे आर द 4 मेंबर्स। वो इसको स्क्रूटनी करते हैं, देन दे आर द शॉर्ट लिस्टेड। आउट ऑफ 1000-1200 में से जो है इन्होंने 77 पीपल दे वर शॉर्ट लिस्टेड, जिनके कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न देखी जाती हैं, आपके रिपोर्टेड केसेस देखे जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है इस फील्ड में, और उसके बाद आपकी आईबी और वेरिफिकेशन होती हैं कि आपका वो क्या पिछला बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद जो है इन्होंने ओनली द हाई कोर्ट जजेस आर ऑल्सो न्यू एक्ट में इनको भी एलिजिबल किया है, इसके लिए ये किया है, तो वो भी अप्लाई करते हैं। इस बार जो है, पिछली बार तो अप्रॉक्सीमेटली 10 जो है हाई कोर्ट जज सेलेक्ट हुए थे, 3 एडवोकेट हुए थे, पर इस बार जो है 2 हाई कोर्ट जजेस सेलेक्ट हुए हैं और 7 एडवोकेट सेलेक्ट हुए हैं। योग्यताएं क्या रहती है? अमूमन हम देखते हैं कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यताएं निर्धारित हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के लिए हैं। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए क्या योग्यताएं रहती हैं? ये सेम ही है। योग्यताएं जो हैं हाई कोर्ट जज और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए सेम है, क्योंकि एक हाई कोर्ट के जज ही भी जो है कैट के जज के लिए एलिजिबल है, तो उसी तरह से वो जो है बराबर ही है। अप्रॉक्सीमेटली जाती था जो बेसिक क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट जज के लिए भी मिनिमम 10 साल की वकालत मांगते हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही है, 10 साल की वकालत। हाँ, बाकी तो एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा तो प्रायोरिटी तो उसी। एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे, आपने विभिन्न पदों पर भी काम किया है, लेकिन अनुभव किस तरह का रहता है जब हम सरकारों के साथ जुड़कर काम करते हैं? अब तो आप चूंकि न्यायाधीश हैं, लेकिन मैं आपसे पूर्व का अनुभव भी चाहूँगी कि आप साझा करें। उसमें ऐसा रहता है, जो पूर्व का मेरा अनुभव रहा है कि जब हम गवर्नमेंट में जाते हैं
वहाँ पर आपको सीखने का ओपन फील्ड है। हर प्रकार के केसेस आप डील करते हैं, हर प्रकार की कोर्ट में आप जाते हैं, हर तरह से आपको वो मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। और अकाउंटेबिलिटी उतनी होती नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट में जब की ओर से पेयर होते हैं तो चलो अब हम अपनी ओर से तो पूरा एफर्ट करते हैं कि केस हमारे हक में हो, लेकिन कमियां तो होती है सरकारी केसों में, फाइलों में, इसलिए हम केस हार भी जाते हैं। तो मतलब उसमें तो इतनी हम किसी को जवाबदेह उतने नहीं हैं। और जब प्राइवेट में होता है नेचुरली कि प्राइवेट में आदमी को ज़्यादा ये रहना पड़ता है। अगर आप केस हार जाएंगे तो दूसरी बार वो 10 क्लाइंट आपके टूट जाते हैं। तो मतलब एक अच्छा एक्सपोजर हमारे को एज एडवोकेट करने को मिलता है। हाँ, ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, अब मैं आपसे चाहूँगी कि इस पर हम थोड़ा सा बात करें। जैसे आपने भी मुझे बताया था कि इसमें जो हमारे केंद्र सरकार से जुड़े अधिकारी हैं, यूनियन टेरिटरीज़ में जो काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनसे जुड़े मसले आते हैं। विस्तार से बताइए कि इसमें और किस किस तरह से मसलों से आप डील करते हैं। कैट के अंडर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी एम्प्लॉयज़ है, जिसमें IAS से लेकर एक क्लास 3 तक, क्लास 4 तक एम्प्लॉई हैं। और आर्मी में जितने भी सिविलियन टाइप के हैं और वो लोग आते हैं, और यूटी के सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो इनके सारे मसले हो गए, जैसे आपके पेंशन होगी, आपका प्रमोशन होगी, आपके रेंट वाले होंगे, आपका ट्रांसफ़र होगी, ये सारे जो है इसमें कवर होते हैं और जो हमारे पास आएंगे। इसमें आप लोगों एक न्यायाधीश के तौर पर आप जब इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से फैसला सुनाते हैं तो क्या इस फैसले के खिलाफ रिट भी दायर की जा सकती है, और वो रिट क्या सिर्फ हाई कोर्ट में है या उसका प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट तक है? नहीं, वो इसमें ऐसा है, हमारी फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट को 226 में पावर है। एल चंद्रा की जब जजमेंट आई थी उसके पश्चात जो है पहले जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता था मामला, पर एल चंद्रा की जजमेंट के बाद जो है हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि दे कैन स्क्रूटनाइज द जजमेंट ऑफ द कैट। रोडू कि आप एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन अब आप चूंकि जम्मू कश्मीर बेंच को आपने चुना, क्या इसमें आपके लिए ऑप्शन रहता है एक सामान्य परिवार से अब न्यायाधीश बनना? ये किस तरह से अलग मानते हैं? संघर्ष भी हर व्यक्ति के पीछे छुपा होता है, तो आपको क्या लगता है कि आपका संघर्ष कितना कठिन था? संघर्ष तो एक गांव से उठा है लोगों के लिए काफ़ी है, पर यह है कि जब हम यात्रा में अपनी चलते हैं तो हर संघर्ष, अगर आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी है, तो सारे उसको आप पार कर जाते हैं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो मैं ऐसे ही चला है गाँव से, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने भी काफ़ी संघर्ष किया, और लेकिन आखिर में हमने अपनी लक्ष्य प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर बेंच को आपने क्यों चुना? क्या हमारे पास ऑप्शन भी होते हैं कि हम, जब मेरी सिलेक्शन प्रोसेस चली थी तो उसमें 3 ऑप्शन मांगे थे इन्होंने, तो मैंने सबसे पहला ऑप्ट किया था गुवाहाटी बेंच। गुवाहाटी बेंच इसलिए ऑप्ट किया था कि दैट इज़ द एक दूर फार फ्लंग एरिया है, वे जहाँ की लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। मैंने ये सोचा था कि मैं वहाँ जा कर के पूरी 7 स्टेटों में सर्व करूँगा, और ताकि वहाँ पर जो ये हैं डेफिशिएंसी है वो ना महसूस हो लोगों को। तो वहाँ मुझे मिला नहीं, और दूसरा मेरा जम्मू था, तीसरा मैंने चंडीगढ़ ऑप्शन दिया था। तो जम्मू में खाली थी, तो चलो जम्मू भी ऐसे ही हिली एरिया है, वहाँ लोग एक तो सेंसिटिव हैं, लोग जाना पसंद भी नहीं करते हैं। तो अभी भी जो अपॉइंटमेंटें हुई वो लोग कोई नहीं गए वहाँ पे, और वो उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र अरे परे अपनी एडजस्टमेंटें करा दी थी। तो इस वजह हमने ऑप्ट किया, तो हम जाएँ। एक न्यायाधीश से लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं, अब कर्मचारी आपसे न्याय की उम्मीद रखें? हम बिल्कुल फेयरली और सबको न्याय देने की कोशिश करेंगे। वहाँ पेंडेंसी भी काफ़ी है, तो पेंडेंसी कोई 25,000 के करीब केसेस की हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हैं, और वो भी हम चाहेंगे कि अर्लीस्ट सबको हम उनको ख़त्म करके सबको न्याय दें। आपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के नवनियुक्त न्यायाधीश राजेंद्र डोगरा को सुना। उन्होंने किस तरह से बताया कि कितने केस अभी जम्मू बेंच में पेंडिंग पड़े हैं, उन केसों का भी निपटारा करेंगे, और साथ साथ में हमने ये भी चर्चा की कि न्यायाधीशों का जीवन सामान्य लोगों से किस तरह भिन्न रहता है, बर्डन कितना रहता है, उनके जीवन की पूरी जर्नी पर हमने बात की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।